यूएसए जो है सबसे पहला आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज यूएसए, याद रखना यहाँ पे। और लार्जेस्ट में इंडिया है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट, क्योंकि इसमें ना 1,45,000 वर्ड्स हैंगे। अभी आगे बताऊंगा आपको। जैसे एग्जांपल्स में मतलब पीपल और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे नोट डाउन करके चलो। जो चीज बताऊं आपको ये आपके 11th एंड 12th दोनों में ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये आपके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी तरीके का फ्लो चार्ट भी आप एग्जाम में बना के आओगे। भले जो भी नोट्स बनाओगे आपके, भले यूपीएससी लिखोगे या बीपीएससी लिखोगे, किसी भी तरह का कमीशन लिखोगे, आपके पास फ्लो चार्ट होना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा मेरे भाई, इस तरीके का फ्लो चार्ट। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसके दो पार्ट, पहला पार्ट यहां पे आपके पास गवर्नमेंट हो गया और दूसरा पार्ट यहां पे आपके पीपल हो गया। गवर्नमेंट में क्या है आपके पता है, 3 है। कौन कौन से हैं आपके पास, एक लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। समझ रहे हो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था विधायिका, जो लेजिस्लेटिव। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोग के सामने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट टू बेस्ट, जो कि आपके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी होगी, चाहे क्लास 11th में हो, 12th में हो या यूपीएससी लेवल में, किसी लेवल में जाने वाले हो, किसी लेवल का कमीशन लिखने वाले हो, तो मेरे भाई आपके सामने वन शॉट सॉल्यूशन, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आपके लाइन बाय लाइन, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में आप एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरे भाई आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, जो कि आपको इसमें क्लास 11 से क्या है मेरे भाई, आप ध्यान सुनना, क्लास 11th एंड 12th दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, जो आपके टर्म्स होंगे, जो आप आंसर्स लिख के आओगे किसी भी लेवल में, वो आपके इस चैप्टर्स के अंदर में मिल जाएंगे, जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। बस आप कंप्लीट वॉच करना, भले आपने पहले कर लिया हो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपके सामने सबसे इंफॉर्मेटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और एक टू द पॉइंट, जो आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा, वो सारा पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके भी बताना आप क्लास 11th में हो या 12th में हो। तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने कॉमन पॉइंट उठाया है, जो कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना एक प्यारा भारत है, आपको पता होना चाहिए। ये अपना एक प्यारा भारत, जो आपको पता है ग्लोब के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। आपको मैं ये सारी चीजें ज्योग्राफी में बताऊंगा। यहां पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्लास 11 टू यूपीएससी, बस इस चैनल पे यही सारी चीजें मिलेंगी। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम देखते हैं फटाफट से आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इसे हिंदी में कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, क्या कहते हैं यहाँ पे, संविधान। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। क्लास 11 की बात करें तो पहला चैप्टर है, उसके बाद 12th में 8वें चैप्टर्स में है। मेरे भाई ध्यान सुनो, आपके सामने एक स्तंभ दिख रहा होगा, जो कि आपके सामने 4 लोयन दिखेगा, एक ये है, एक ये है, एक सामने, इसके पीछे। कभी कोई पूछ दे कि स्तंभ जो है उस पे कितने लोयन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 4 लोयन हैं, जो कि एक दहाड़ रहे, एक दिखाता है दहाड़ते हुए, जो नई पार्लियामेंट के ऊपर भी लगाया गया है। और ये कहां से लिया गया फिर भाई, ये अशोक के जो एम्पायर थे, एम्पायर ऑफ अशोक, आगे अभी पढ़ेंगे भाई, जहां से लिया गया था, कहां पे, सरनाथ से। कहां पे मेरे भाई, सरनाथ, याद रखना। और उसके बाद में जो ये सत्यमेव जयते वर्ड है, ये आपके मुंड उपनिषद नाम की किताब है, वहां से ये वर्ड निकाला गया है, सत्यमेव जयते। तो मेरे भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आपके सामने इसी तरह की पूरी सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, जो कि आप डंका बजा सकते हो पेपरों में। मेरे भाई क्या डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके 11th 12th और यूपीएससी लेवल तक का कवर करता है। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल्स, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। और ये जो आपके सामने पेज दिख रहा है, ये जैसे आपकी किताब का फ्रंट पेज होता है, उसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पेज ये है। मेरे भाई आगे देखते हैं, एक्चुअल में हम पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके आगे हम देखेंगे क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब आप लोग को दिल दिमाग को अच्छे से स्थिर करना है, और यहां पे आपको एक टू द पॉइंट सारी चीजें समझनी है। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत चीजें जानते होंगे, बहुत सारी चीजें पता होगी, बस आप ध्यान से सुनो क्या चीज है, मैं आपको क्या चीज बताना चाहता हूं। मेरे भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, एक कह रहा है सेट ऑफ बेसिक रूल। क्या होता है, एक सेट ऑफ बेसिक रूल, जिसे मैंने आपको ना आज तक भले समझ नहीं आएगा क्या होता है बेसिक रूल, क्या नहीं होता। आप ध्यान से सुनो, एक सेट ऑफ बेसिक रूल का मतलब था एक ऐसा कानून जो सबके लिए इक्वल है, जो है तो वो है, जो नहीं है नहीं है। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे सोकर का, मैंने एक गेम लिया सोकर का, जिसे
जिसमें कि मैंने आपको इसमें बताया है कि जितने भी प्लेयर्स हैं सबके लिए इक्वल रूल है। क्या है मैंने बताया इसमें कि सबके लिए इक्वल रूल है, जितने भी प्लेयर है उन सब प्लेयर का इक्वल रूल है। ध्यान सुनना, मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया कि इन द गेम ऑफ सोकर रेफर हैज फुल अथॉरिटी टू इन्फोर्स द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ गेम। मतलब एक सोकर का गेम है, उसमें यह बताया गया कि यहां पे जो भी सोकर से रिलेटेड गेम्स में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसे सारे के सारे प्लेयर फॉलो करेंगे। ये बात समझ आ गया। अगली जब ये बात आती है, कह रहा व्हेन अ प्लेयर, कह रहा है व्हेन अ प्लेयर डू समथिंग अगेंस्ट द रूल, मतलब कि ऐसा कुछ प्लेयर होता है जो करता है डू समथिंग अगेंस्ट द रूल एंड द रेफरीज टेक एक्शन लाइक सेंड ऑफ प्लेयर एज सो इन इमेज बिलो। आपको वही चीज बताया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया एक सेटअप रूल है, अगर आप किसी कानून को नहीं मानते हो को सजा दिया जा सकता है। जैसे सोकर के गेम में क्या बताया कि प्लेयर को बताया गया आपके पास ये सेटअप रूल है, आपको इसी को फॉलो करना है। कोई प्लेयर उसे फॉलो नहीं करता है, जो उसके अंदर रेफरी उसे क्या कर सकता है, आउट कर सकता है। उसी तरीके से हमारे समाज के अंदर में अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते हो, अमीरी गरीबी करते हो, जो भी चीज है अभी आगे पता चलेगा अगर उनमें, तो वो भी आपको भी पनिश किया जा सकता है। इसका मतलब होता है सेटअप रूल। ठीक है भाई, देखो यहां पे शुड है, ये सबके लिए इक्वालिटी है, ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, लेकिन ये जो है यहां पे इसका दिमाग फिर गया और इन चचाक पे ये बहुत ज्यादा घुरने लगा। शुड नॉट, ये नहीं करना चाहिए। आप समाज में रह रहे हो, काले गोरे सब है भाई, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अमीर गरीब सब है, सबके साथ भेदभाव नहीं रखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा जाएगा। ये है शुड नॉट। क्या है? शुड नॉट। समझ रहे हो बात को? उसी तरह से यहां पे जो ये रेफरी है इसने क्या करा, यहां पे रेड कार्ड दिखा दिया, भैया तू जा बाहर जा, तेरा काम ना है, यहां पे तेरे बस का ना है ये गेम, क्योंकि पहले बता दिया था ये जो सोसाइटी, ये जो प्लेग्राउंड है, ये इक्वालिटी, ये एक सेटअप रूल पे चल रहा है, बट तूने क्या किया, रूल ब्रेक कर दिया। ये मीनिंग होता है सेटअप बेसिक रूल। समझ आ गया? समझ आ गया हो तो भाई एक लाइक कर देना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं मेरे भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये होता क्या है आपके पास, ये सेटअप रूल क्या है, कैसे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 से लेके यूपीएससी तक का ईच एंड एवरीथिंग वो मिलेगा जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा। बस कंप्लीट वॉच कर लेना, बस जिंदगी में आपके पास में बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा मेरे भाई। देखो कह रहा है सम रूल दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर। अब ध्यान सुनना, लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? विधायिका। कौन होता है? जो कानून बनाता है। सेटअप रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेटअप रूल सबसे पहले लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होगा? विधायिका, जो कानून को बनाता है, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे लोकसभा आता है, फिर आपके साथ राज्यसभा आता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखो, आपके बड़े लेवल पे पूछा जा सकता है, जो आपका यहाँ पे ये जो राज्यसभा है इसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं इसे हम भाई? काउंसिल ऑफ स्टेट। समझ गए? जो आपके पास यहाँ पे लोकसभा है इसे कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। क्या कहते हैं इसे? हाउस ऑफ पीपल। क्या कहते हैं भाई यहाँ पे? हाउस ऑफ पीपल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना, ये हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर आके 9 जून जो अभी आगे बात करेंगे वो, तो उस पे जो हमारा 1946 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वहीं पे इस बात को रखा गया था, और इसे हम दूसरा नाम कहते हैं लोअर हाउस। क्या कहते हैं इसे? लोअर हाउस। इसको दूसरा और अगला नाम कहते हैं, इसे कहते हैं हम अपर हाउस। क्या कहते हैं यहाँ पे? अपर हाउस। ये भी चीज आप लिख लेना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव होते हैं। क्या होते हैं? लेजिस्लेचर कह सकते हो, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा होता है। इन इंडिया फॉर ऑन कंट्री कॉल द लॉ, तो इसे क्या कहते हैं? लॉ मेकर। क्या कहते हैं भाई? लॉ मेकर। मतलब लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट भी कह सकते हो, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही तो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो मेरे भाई आपको पता चला, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, जो हाउस ऑफ जो आपके पास राज्यसभा है उसे अपर हाउस भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि वो अपर हाउस में होता है। समझ रहे हो बात को? और राज्यसभा का हेड कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे जो यहाँ पे होता है ये हमारे चेयरमैन होते हैं, जो कि आपको पता है कौन है? आदित्य ओम बिरला साहब है अभी हमारे क्या लोकसभा के चेयरमैन। और यहाँ पे क्या है? आपके उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति आपको पता है कौन है नहीं है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, बड़ा सा नाम है। ठीक भाई, जैसे आपने देखा यहाँ पे
अगला बात कह रहा है वी नीड लॉ इन सोसाइटी, उसी तरीके से हमें सोसाइटी में भी कानून का जरूरत होता है। इन आवर सोसाइटी कैन रेगुलेट एंड द वर्क प्रॉपरली, जिससे कि हमारा समाज एक अच्छे लेवल पे दिन प्रतिदिन अच्छा काम कर सके। ठीक भाई, दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट, क्या कह रहे हैं, डिजाइन टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर प्रॉपर्टी एंड इंश्योर दैट एवरीवन इन सोसाइटी बिहेव इन द कम्युनिटी एक्सेप्ट टू देम। मतलब इनका मतलब ये बताया गया जो भी कानून बनाया गया सोसाइटी के अंदर में वो हमें इंश्योर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कि हम सबके लिए कानून एक जैसा है मेरे भाई। उसके बाद लॉ टेल अस, कानून हमें बताता है, क्या कानून हमें बताता है, टू एक्सपेक्ट एज कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये होता है परिणाम, क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, हमारे जो एक्शन तो उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। अगर आप गंदा बिहेव करोगे, अगर आप किसी के ऊपर मान लो किसी को आप मार धार रहे हो तो आपको भाई पनिश भी किया जाएगा, किसी के साथ मिलजुल के रह रहे हो तो भाई वो सोसाइटी के लिए अच्छा भी माना जा सकता है। कह रहा लॉ हैज बीन द ग्लू, मतलब आपको जोड़ के रखता है, दैट केप्ट इन सोसाइटी टुगेदर, मतलब क्या है, कानून एक ग्लू के जैसा है जो हम सबको एक साथ जोड़ के रखता है ना भाई, ये छूटते ही ना छूटे भाई, वो वाला हिसाब किताब है। कह रहा विदाउट लॉ दे कुड बी द कंप्लीट अनार्की। अगर एक पॉइंट याद रखना, अगर किसी समाज में किसी देश के अंदर में अगर कहीं पे एक सेट ऑफ बेसिक रूल नहीं है, आप क्या होता है उसे अनार्की बोलते हैं, मतलब कि राजा का तंत्र आ जाएगा, राजा वाला राज करने वाला हो जाएगा, जैसे चाइना में चल रहा है। ये हमारा भाई आप देख लो डेमोक्रेसी, आपको लॉ का पाठ दिखा रहा है, ये आपको देख लो यहाँ पे चचा इसको भाई दबोच रहा है, क्योंकि अनार्की के अंदर में और जो करना चाहे वो कर सकते हो, बट डेमोक्रेसी में नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र हो जाता है, आप आजाद हो, आपके पास अपनी राइट्स है, आपके पास अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, आपके पास अपना फंडामेंटल राइट्स है, आपके पास अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये सारी चीजें कब होता है, एक कंट्री के अंदर में होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बना के देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न होता है, दो तरह के होते हैं, रिटर्न अनरिटर्न, अभी आगे पढ़ेंगे। तो इतनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से दिल दिमाग में रखो मेरे भाई, वन शॉट सॉल्यूशन है भाई। ये दुनिया में मैं इस चीज को बताना चाहता था, वो एसएसपी वाले चैनल 9th 10th पे नहीं बता पा रहा था, क्योंकि ये अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। बस आपको सक्सेस करना है, बस ये इतना याद रखना, और इतनी चीजें समझ आई तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो मेरे भाई यहां पे अगर हम जनरल रूल की बात करते हैं, ध्यान सुनो, इन जनरल कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लॉ एंड लैंड। आप ये पॉइंट जरूर लिख के आना पेपर में, आपको भले एनसीईआरटी में मिले ना मिले, लेकिन आप ये पॉइंट जरूर लिख के आना। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कि ये वर्ड जरूर लिख के आना, भले आपके एनसीईआरटी में ना हो, क्लास 11 12 में ना हो, लेकिन आप ये लिख के आना, क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इस धरती पे सबसे सुप्रीम लॉ कौन सा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल अदर लॉ हैव टू कंफर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो, जितने भी कानून है पहले कॉन्स्टिट्यूशन से कंफर्म करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, जो कंटेंट करता है लॉ कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो भी कानून बने हैं सरकार के लिए भी बने हैं, और सरकार के लिए इसलिए बने क्योंकि सरकार पीपल के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रख सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यही तो कहती है। अब मान लो हमने प्राइम मिनिस्टर चुना, अब ये थोड़ी अपने मर्जी करे जा रहा है, ऐसा तो नहीं है भाई, वो भी तो वही चीजें करेगा ना जो हमारे पीपल के लिए अच्छा हो। कोविड आया था, कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, क्या वो भाई इसलिए तो किया कि हमारे देश की जनता सुरक्षित रह पाए, इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेट करके रखना होता है, पीपल के साथ अच्छा रिलेशन होता है। ये हमारा संविधान कहता है, सरकार को भी कहता है, किसी भी सिटीजन पर किसी भी चीज को इन्फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। समझ लो बात को यहाँ पे। अगला पॉइंट है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसर्न विथ टू मेन एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होते हैं, द रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, एक आपके कैसे स्टेट लेवल हो गया, आपके सेंट्रल लेवल हो गया, और दूसरा आपके पीपल के साथ, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। संविधान सोचो यार क्या बेस्ट चीज है, मतलब जैसे हमारे घर के अंदर में रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना भाई, उसी तरह के देश के अंदर में संविधान है, जो कि सरकार के लिए भी है और जो कि जनता के लिए भी है, और सरकार को भी बता दिया जनता के लिए क्या है, जिसमें कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक संविधान है, ये गवर्नमेंट है, जैसे आप एग्जीक्यूटिव अभी आप भी पढ़ेंगे जुडिशरी वाले, और ये आपके क्या है, हम सब पीपल है। तो इनका एक फर्ज बनता है कि हम सबके साथ मिलजुल के रहे, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है वो काम करे। ठीक है भाई, आगे देखो मेरे भाई, आपको यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहां पे, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल, मतलब पीपल और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे नोट डाउन करके चलो, जो जो
चीज बताऊं आपको, ये आपके 11th एंड 12th दोनों में ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये आपके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी तरीके का फ्लो चार्ट भी आप एग्जाम में बना के आओगे। भले जो भी नोट्स बनाओगे आपके, भले यूपीएससी लिखोगे या बीपीएससी लिखोगे, किसी भी तरह का कमीशन लिखोगे, आपके पास फ्लो चार्ट होना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा मेरे भाई, इस तरीके का फ्लो चार्ट आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसके दो पार्ट, पहला पार्ट यहां पे आपके पास गवर्नमेंट हो गया और दूसरा पार्ट यहां पे आपके पीपल हो गया। गवर्नमेंट में क्या है आपके पता है, तीन है। कौन कौन से हैं आपके पास? एक लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। समझ रहे हो? यहां पे जो मैंने आपको बताया था विधायिका, जो लेजिस्लेटिव थी विधायिका, वो क्या करते हैं? वो आपके लॉ मेकर्स होते हैं। लॉ मेकर्स कौन कौन होते हैं? लॉ मेकर्स आपके दो हो गए, एक तो आपके यहाँ पे राज्यसभा हो गए, एक आपके पास लोकसभा हो गए। इसे आप कंप्लीट पार्लियामेंट भी कह सकते हो। अब पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में आता है भाई? ये 79 आर्टिकल्स में आता है। जो राज्यसभा यहाँ पे ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा, ये आपके 80 आर्टिकल में आता है, ये आपके 81 आर्टिकल में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट के दो भाग है, याद करने के लिए ऐसे याद रखना, सरला, क्या याद रखना इसका? सरला। सौ हो गया संसद, रस हो गया यहाँ पे राज्यसभा, लॉस हो गया लोकसभा। ये हिंदी भाई, ये 79, ये आपका 80, ये आपका 81। लोकसभा ऐसे याद रखना, उसमें 550 545 सीट होते, तो ज्यादा लोग होते तो 81 हो गए यहाँ पे। तो अभी आगे और सारी चीजें मैं बताऊंगा। समझ आ रहा है आपको? लेजिस्लेटिव के अंदर में आपको समझ आ जाना चाहिए कि लॉ मेकर्स होते हैं। जैसे कि इसके अंदर में आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये सारे जितने भी हमारे पास जो होते हैं वो तो क्या कहते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में आता है, जो कि इन्फोर्स करता है लॉ को। जो लॉ मेकर्स होते हैं वो आपके कानून बनाते हैं। जैसे पार्लियामेंट्स के अंदर में जितने भी लोग होते हैं वो लॉ मेकर्स होते हैं। और लॉ मेकर्स क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को बता के देता है। तो जैसे हमारे पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ये सारे इन्फोर्स करते, कानून को लागू करते हैं कहीं पे। जैसे हम लोग को बताते, जनता को बताते, आज से ये कानून है। समझ रहे हो बात को? आपको पता राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिबर्टी है, ये सारे क्या होते हैं हमारे पार्लियामेंट्स में बनते हैं, जो कि आपके लेजिस्लेचर का काम होता है। और एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो मैंने बता दिया आपको, ये सारे एग्जीक्यूटिव का काम करता है, जो इन्फोर्स करता है लॉ को। इनमें कोई भी गड़बड़ी आती है, जुडिशरी जो होता है उसको देखता है, कोई भी चीज होता है उस पर सजा सुनाता है। जो भी चीजें होती आपको पता होना चाहिए। ये तीनों फंक्शन, और इसे कहते हैं वर्टिकल गवर्नमेंट। किसे कहते हैं भाई? इसे वर्टिकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। समझ गए हमारे भाई? अब जो है भाई आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको यहां से बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगी। क्या है यहां पे? ध्यान से सुनो मेरे भाई। कह रहा है यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ये आपके क्लास 11th में भी आया था, चाहे तो आप जाके पेपर उठा कर देख सकते हो। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन का मतलब ध्यान सुनो, कह रहा अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। क्या बताया मैंने यहाँ पे भाई? देखो ये आपके पास क्या है? प्रिंसिपल। हाँ, एक होता है हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल वो होता है, जो ईएस लग जाता है, ये हमारा प्रिंसिपल्स होता है, नैतिकता होता है, सिद्धांत होता है। एस्टैब्लिश द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और द अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न एंड दीज रूल्स टुगेदर मेकअप। मतलब भारत के अंदर या कहीं पे भी किसी देश में भी एक साथ मिलकर कानून बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं। और ये सारे मिलके होते हैं और एक प्रिंसिपल्स दिया जाता है, उसे सबको फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। दो तरह के होते हैं। किस तरीके के? दो तरह के। एक आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक आपके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको पता है हमारा प्यारा भारत क्या है? हमारा प्यारा भारत रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए है, फ्रांस है, ये आपके पास में ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। जो यूएसए है, यूएसए सबसे पहला, यूएसए जो है सबसे पहला आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज यूएसए, याद रखना यहाँ पे। और लार्जेस्ट में इंडिया है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट, क्योंकि इसमें ना 1,45,000 वर्ड्स हैंगे। अभी आगे बताऊंगा आपको। जैसे एग्जांपल्स मैंने यहां पर डाला, ओल्डेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है, जो कि आपके इसके 3 डेट हुए थे। एक तो ड्राफ्ट किया गया था, इसको कब ड्राफ्ट किया गया था? ध्यान से देखो, इसको ड्राफ्ट किया गया था 17 सितंबर 1787 को। ध्यान सुनना, 17 सितंबर 1787 को जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के अंदर में उसे ड्राफ्ट किया गया था। जैसे इंडिया के अंदर में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अंबेडकर साहब थे। उसी तरीके से यहां पे ड्राफ्ट जो किया था 17 सितंबर 1787 को किया था। उसके बाद 21 जून, आप जानते हो 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताना। और इस बार
यूएसए ही हमारे देश के प्रधानमंत्री 21 जून को गए थे। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है आप सभी का मुझे कमेंट चाहिए। जो कि इसे किया गया था, रेक्टिफाइंग किया गया था, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस किया गया था, जो कि 1788 में अगले साल लिख के आना पेपर के अंदर में, जो कंप्लीट एक कहते हैं फुल एंड फाइनल इन्फोर्स कर दिया था 4 मार्च 1789 को, इन्फोर्स मतलब लागू कर दिया था। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 26 जैन और 1950 को इंप्लीमेंट किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। सेम यहाँ पे इन लोगों ने ड्राफ्ट किया, ठीक है भाई, ड्राफ्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था उसके अंदर कुछ रेक्टिफाई किया, कुछ गलत सही को यहाँ पे 21 जून को 1788 को, उसके अगले साल 1787 1788 1789, मतलब हर एक साल के अंदर में इनका काम प्रोसेस होता रहा। और 4 मार्च 1789 को क्या कर दिया, इन्फोर्स कर दिया। और इन्फोर्स करने वाले पर्सन का नाम था जेम्स मेडिसन। क्या नाम था उसका, जेम्स मेडिसन, ऐसे लिख लो कहीं पे, इसका नाम था जेम्स मेडिसन SIUN, ठीक भाई, ऐसा था। जेम्स मेडिसन ने यूएस के अंदर में इन्फोर्स कंप्लीट इसको जो लिखा था, जैसे हमारे BR अम्बेडकर साहब हो गए, उसके लिए वो था जेम्स मेडिसन। ये पॉइंट समझ गए। और यही सारी चीजें बता, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक सेटअप रूल पे चलता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि सबसे बड़ा आप जानते हो जिसने सभी पे अपना अधिकार जमाया, UK हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, और एक आपके इजराइल हो गए। ये सारे के सारे पार्ट्स क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि वहां पे भाई मतलब सीधा बता दिया आपको ये काम करना है, लिखित में कुछ भी नहीं है, बस ऐसे सिंपल बोल दिया है। और आपको पता चाहिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले, आज की बात नहीं है, सबसे पुराना मतलब कि 1215 की बात करते हैं यहाँ पे, 1215 में यूके ने मतलब सबसे पहला एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में बात किया था, जो कि वहाँ का एक प्रिंस किंग ऑफ ब्रिटेन था, जो कि मैग्ना कार्टा के थ्रू एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आया था। याद रखना मैग्ना कार्टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 के अंदर भी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि 15 जून 1215 AD को सबसे पहले अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट रखा था। ये कौन था, यूके था। फिर उसी तरीके से चलता रहा और ये आपके सामने एग्जांपल्स है। देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो कि आपको हर एक चीज बता रहा है। जैसे इंडिया है, एक सेटअप रूल आपको तैयार करके दे रहा है, आपके सामने ये है। सपोज करो सेटअप रूल, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का अगर मान लो किसी ने मान लो बेटा है, उसने कोई मर्डर कर दिया या कुछ मान लो देश के खिलाफ अगेंस्ट चले गए और एक आदमी भी चला गया, सेम कंडीशन में ये नहीं है कि उसका प्राइम मिनिस्टर का बेटा बच जाएगा और आम आदमी को सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सब इक्वल है, सब एक जैसा है। ठीक है मेरे भाई, इतनी सारी चीजें समझ आ गई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप अपने कॉपी पे भी नोटबुक में आप लिखते जाओ। अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं मेरे भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, एक्चुअल में ये वर्ड है कौन, किसने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरे भाई ये आपके हमारे पास ये पैट्रिक हेनरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैट्रिक हेनरी नाम के पर्सन थे, जिन्होंने सबसे पहले एक चीज को मतलब कि जब फ्रांस और ये यूएसए इन सबों के दरमियान में ना, उस टाइम ये यूएसए का था, तो उस टाइम इनने कहा कि यार ऐसा क्यों नहीं किया जाए, जब मोनार्की पूरे वर्ल्ड से हट ही रहा है तो एक ऐसा सेटअप किया जाए जहां पे एक ना मतलब एक बड़ा बेस बनाया जाए, उसके अंदर एक सुप्रीम पर्सन हो या सुप्रीम लॉ हो, उसको सब माने। इसीलिए तो बोला था वहां पे कि सुप्रीम लैंड लॉ ऑफ लैंड, तो इसीलिए बोला था। तो यहां कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल, इट्स द इंस्ट्रूमेंट टू द पीपल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। ये किसने कहा था, संविधान, मतलब उसके अंदर जो बन गया हो नहीं, जो लोग, जैसे मान लो लोग की बात को माना जाए, लोग की बातों को रखा जाए। जैसे किसान बिल था, किसान बिल देखो धरने पर बैठे थे दिल्ली में, यहाँ पे यूपी में गाजियाबाद में, लेकिन धीरे धीरे किसान बिल को मानना पड़ा, वही चीज है। और ये सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड्स को भी लेके कौन आया था, एक तरह देखा जाए पैट्रिक हेनरी ने ही आइडिया दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को लाया जाए। इसके अंदर में भाई देखो पार्ट्स पढ़ना होगा, शेड्यूल पढ़ना होगा, आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, फंडामेंटल राइट्स पढ़नी होगी। मैं आपको भाई सारी चीजें करवाने की कोशिश करूंगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया कर देना, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए, क्लास 11 के चाहिए, 12 के चाहिए, किस लेवल पे चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक भाई।
सबसे पहला पॉइंट यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जो कि आपके लाइफ के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके चाहे क्लास 11th में हो, 12th में हो, किसी में भी हो, आपके हमेशा पेपर बनते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से सुनना। एक जनरल टर्म्स देखा जाए, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मेरे भाई पहला हम टर्म देखेंगे, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपर्ली। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि पूरा देश में एक कानून बना रहेगा, एक देश स्मूथली रन करेगा, अच्छे तरीके से रन करेगा, उसके अंदर कोई तरह की बाधाएं नहीं आएंगी। फिर अगला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री। एक पॉलिटिकल सिस्टम भी तो दिखता है हमारे भारत के अंदर में कैसा है। नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होगा कुछ भी तो सब पॉलिटिशियन अपनी अपनी मर्जी करेंगे, जो रूल कर रहे हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी, जो उसके अपोजिशन है वो भी। तो एक पॉइंट याद रखना। सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट और बता देता हूं, क्लास 12 में पूछा था इस ईयर में कि किसी भी देश के लिए अपोजिशन पार्टी क्यों मैटर करता है। मेरे भाई किसी भी देश के लिए अपोजिशन पार्टी इसलिए मैटर करता है क्योंकि जब तक अपोजिशन रहेगा उस देश के अंदर में रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से चलता रहेगा। क्योंकि रूलिंग पार्टी तो अपना जो काम करी अंदर अंदर करती जाएगी, लेकिन उसको आवाज उठाने के लिए अपोजिशन होता है, अपोजिशन उस पर टारगेट करता है, जब जाके जनता को पता चलती। तो समझ लो। तो आप लोग कमेंट करके बताना, अभी भारत के अंदर में तो बीजेपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो अगर सबसे तगड़ा पार्टी बीजेपी के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पार्टी जो उसके अपोजिशन में हो, बताना भाई। ठीक है, अगला देखो, समटाइम वी फील स्ट्रांगली अबाउट एन इश्यूज दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्ज इंटरेस्टेड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस। अगर सपोज करो कुछ ऐसा चीज लगता है हमारे साथ बेकार हो रहा है, हमारी सोसाइटी के लिए बेकार हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि डर है उसके साथ, फिर भी हम घबराते नहीं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे पीछे संविधान है, संविधान में हर एक वर्ड लिखा गया है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, एक गार्ड के जैसे। समझ रहे हो बात को? तो ये पॉइंट है, संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है। अगला है थर्ड, ऑल द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। यही तो तीन है। कोई कानून बनाता है, कोई कानून को लागू करता है, अगर उस कानून में कोई पकड़ा जाता है, किसी को पनिश करना होता है, किसी को उसमें रेक्टिफाई करना होता है, जुडिशरी आता है। यही तो है भाई हमारे भारत का एक प्यारा भारत क्यों बोलते हैं। इस बात पे एक लाइक हो जाए, ठीक भाई, और एक प्यारा सा हमारा इंडिया के लिए कमेंट हो जाए। देखो, फंक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, ध्यान सुनना, ऑर्डिनरी सिटीजन्स ड्राइव देयर द पावर एंड द अथॉरिटी। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये भी तो बोला गया कि मेरे भाई ये तीनों गवर्नमेंट, जो तीनों जो सेटअप थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये काम करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसके साथ साथ में ऑर्डिनरी पीपल भी तो हमें जरूरत है, क्योंकि भारत को चलाने के लिए तो जनता के द्वारा ही तो चलेगा। अब जनता को अगर सेटअप रूल में आप बिल्कुल गंदे तरीके से बांध दोगे तो फिर तो नहीं होगा। आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स भी है जो आपको यहां पे दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो भारत के अंदर दिया गया है, और ये कहां से लिया है? आपके फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया है। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मतलब बोरोइंग कहां से लिया गया, कौन सा लिया गया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है किस देश से लिया गया है भाई? यूएसए से लिया गया है, जो कि हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में लिखा गया है। समझ रहे बात को? मैंने तो लिखा भी था। अच्छा देखो, आर्टिकल 1235 में लिया गया है, मतलब 12 से लेकर 35 के बीच में बताया गया है, जो कि आपके यूएसए में, मतलब यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल देख लो यहाँ पे 1235 के बीच में बताया गया। अब ध्यान सुनना, अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले हमारे पास 7 था। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट से हट गया है, वो 300A में जाके बहुत दूर रख दिया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो आपके राइट टू इक्वालिटी आता है, हर एक चीज के लिए इक्वल हो आप सोसाइटी में, आर्टिकल 14 से लेकर 18 में आता है, समानता का अधिकार हो गया। ये आपके राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में आता है, 90 to 22 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपके साथ किसी तरह का मतलब कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि होता है ना, किसी चीज एक्सप्लोर मना कर देना, ये सब चीजें, ये 23 से 24 के बीच में आएगा। एक आपके पास आएगा यहाँ पे राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजियस, आपके पास जाति धर्म कुछ भी मान सकते हो, भारत में हो, हिंदू हो तो मुस्लिम तो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन बन सकते हो क्रिश्चियन, तो ईसाई बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे देश में सब एक जैसे हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बताया गया है आपके पास में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आपके पास अपना धार्मिक अधिकार
उपचार है। उसके बाद में आपके पास कल्चर एंड एजुकेशन, आप चाहे तो आप हिंदू हो तो मुस्लिम्स भाई के साथ ही फेस्टिवल मना सकते हो, कोई मुस्लिम्स भाई है तो हिंदूज के साथ फेस्टिवल मना सकते हैं, कोई क्रिश्चियन है तो भाई किसी मान लो कि हमारे हिंदूज के साथ बना सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कल्चर एंड एजुकेशन 19 से लेके 29 से लेके 30 के बीच में है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 1 नंबर में आएगा राइट टू रेमेडीज, मतलब कि आपका उपचार। क्या है? उपचार। अगर आपके पास ना तो एग्जीक्यूटिव देख रहा है, ना जुडिशरी आपकी बातों को समझ रहा है, ना मान लो लोअर लेवल या अपर लेवल कोई नहीं समझ रहा है, आप अपना राइट्स खुद लेके सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। यहां पे जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधा सीधा। आपके पास राइट टू रेमेडीज है जो कि आर्टिकल 32 के अंदर में है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बोल सकते हो कि भाई मेरी बात यहाँ पे लोअर लेवल पे नहीं सुनी गई, जो कि आर्टिकल 32 में है। यहाँ 35 क्या है? 35 में यही बताया गया आपके पास पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और आपके पास फंडामेंटल, क्योंकि यूएसए के अंदर में बहुत अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूंट बनाया गया, जो उसके कांग्रेस है, कांग्रेस बोलते हैं उसके पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। ठीक भाई, ये पॉइंट आ गया। फिर कह रहा व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको पता है। कह रहा द पीपल डू नॉट देयर ट्रू पावर, उन सबको पता नहीं होता है। ये देखो, इन सबको पता नहीं है, लेकिन हम सबको तो पता है। हम इंडियन हर चीज को जानते हैं, जो चीज नहीं करने वाला वो भी कर लेते हैं। इट मीन्स कि पेपर में कुछ ना कुछ इधर ताका झाकी। ठीक है भाई, लेकिन आप लोग को मेरे भाई ये तो चलो फन के लिए था, आप लोग को समझ आ रही होगी सारी चीजें। और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारे हैं व्हाई नीड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, ये वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंटरमेशन देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो पार्ट 2 इसी तरीके से दमदार तरीके से टू द पॉइंट दिमाग में घुस जाए, पेपरों में उखाड़ पुखाड़ दो, धुआं कर दो पेपरों को, तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करना और इस चैनल पे अपना प्यार दिखाना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। इस पे भले आप यार 12वीं पास भी हो जाओगे ना, किसी भी लेवल में आओगे ना, आपको इन्फॉर्मेटिव चीज मिलेगी जो आप अपने जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।